नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा बगीचा भी अपने आप में एक पूरी जीती जागती दुनिया हो सकता है? आज हम इसी बगीचे को अपनी लैब बनाकर इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के सारे राज खोलेंगे। ये समझना एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम इस गार्डन इकोसिस्टम को जानेंगे। फिर इसके सजीव और निर्जीव हिस्सों को अलग अलग करेंगे। हम गार्डन के मेन प्लेयर्स से मिलेंगे, एनर्जी का फ्लो देखेंगे और आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इकोसिस्टम या पारितंत्र होता क्या है। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, हमारे आसपास ही है। देखिए, इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसी जगह जहां सभी जिंदा चीजें जैसे पौधे और जानवर और बेजान चीजें जैसे मिट्टी और सूरज एक दूसरे से जुड़े हों। और हमारा बगीचा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पौधे, कीड़े, मिट्टी सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब इस जुड़ाव को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इकोसिस्टम को इसके दो मेन हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। ये हैं जिंदा हिस्से और बेजान हिस्से। साइंस की भाषा में इनके लिए दो खास शब्द हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी जैविक, मतलब वो सब कुछ जो जिंदा है या कभी जिंदा था। और एबायोटिक यानी अजैविक, मतलब जो जिंदा नहीं है, जैसे कि पत्थर या पानी। तो चलो इन शब्दों को अपने गार्डन में ढूंढते हैं। बायोटिक फैक्टर्स क्या हुए? अरे वाह, घास, गुलाब, सूरजमुखी, ये कीड़े मकोड़े, पक्षी और मेंढक, ये सब बायोटिक हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स, वो सब जो जिंदा नहीं है, जैसे मिट्टी, धूप, तापमान, बारिश, हवा और मिट्टी में मौजूद मिनरल्स। अब जरा सोचिए, क्या बायोटिक यानी घास एबायोटिक यानी पानी के बिना जिंदा रह सकती है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमारे बगीचे में जो भी जिंदा चीजें हैं, उन सबका अपना अपना एक रोल है, एक किरदार है। जैसे किसी नाटक में होता है, कुछ होते हैं प्रोड्यूसर्स, कुछ होते हैं कंज्यूमर्स और कुछ होते हैं डीकंपोजर्स। इस कहानी के असली हीरो तो प्रोड्यूसर्स ही हैं, यानी उत्पादक। ये कौन है? ये हैं हमारे बगीचे के सारे हरे पौधे, घास, गुलाब, सूरजमुखी। ये सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। यही वो एनर्जी है जो पूरे इकोसिस्टम को चलाती है। इनके बिना तो कहानी शुरू ही नहीं होती। अब आते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। ये वो जीव हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये एनर्जी के लिए दूसरे जीवों को खाते हैं। इनके भी चार अलग अलग टाइप होते हैं। ये हैं वो चार तरह के कंज्यूमर्स। पहले हैं हर्बीवोर यानी शाकाहारी, जैसे कोई कीड़ा जो घास खा रहा है। दूसरे हैं कार्निवोर यानी मांसाहारी, जैसे कोई पक्षी या मेंढक जो उस कीड़े को खा लेता है। तीसरे हैं ओमनिवोर यानी सर्वाहारी, जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। और चौथे हैं पैरासाइट्स यानी परजीवी, जो किसी और जीव पर रहकर उससे अपना खाना लेते हैं। और आखिर में आते हैं हमारे इकोसिस्टम के क्लीनअप क्रू यानी डीकंपोजर्स या अपघटक। ये बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं। इनका काम है मरे हुए पौधों और जानवरों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देना। ये एक तरह से प्रकृति के रिसाइक्लर हैं। तो अब हम किरदारों को जान गए, पर सवाल यह है कि इन सबको काम करने की एनर्जी मिलती कहां से है? चलिए अब इस एनर्जी के फ्लो को, इसके बहाव को समझते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, हमारे बगीचे की या पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर इकोसिस्टम की सारी एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सिर्फ एक है, और वो है सूरज। पर यहां एक हैरान करने वाली बात है, पौधे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो सूरज से आने वाली सारी एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 1% ही खाने में बदल पाते हैं। जी हां, बस 1%। अब ये एनर्जी एक सीधी लाइन में चलती है, जिसे हम कहते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। हर लेवल को एक ट्रॉफिक लेवल या पोषी स्तर कहा जाता है। जैसे सूरज से एनर्जी घास में आई, वो हुआ प्रोड्यूसर। घास को कीड़े ने खाया, वो हुआ प्राइमरी कंज्यूमर। और फिर कीड़े को पक्षी ने खाया, वो हुआ सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन एनर्जी का ये ट्रांसफर बहुत मजेदार है। इसे 10% रूल कहते हैं। इसका मतलब है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही पास होती है। अगर घास के पास 1000 यूनिट एनर्जी है, तो उसे खाने वाले कीड़े को सिर्फ 100 यूनिट मिलेगी और उस कीड़े को खाने वाले पक्षी को सिर्फ 10 यूनिट। बाकी 90% एनर्जी कहाँ गई? वो गर्मी के रूप में या जीव की अपनी एक्टिविटी में खर्च हो जाती है। तो हमने अपने बगीचे को तो समझ लिया, पर क्या सारे इकोसिस्टम ऐसे ही होते हैं? क्या एक बगीचे और एक जंगल में कोई फर्क नहीं है? चलिए पता करते हैं।
सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि हमारा बगीचा एक आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित इकोसिस्टम है। इसे इंसानों ने बनाया है और वही इसकी देखभाल करते हैं। इसीलिए ये ज्यादा स्थिर नहीं होता और इसे बैलेंस में रखने के लिए पानी देने और घास फूस हटाने जैसे कामों की जरूरत पड़ती है। इस फर्क को एक बगीचे और एक प्राकृतिक तालाब की तुलना करके और अच्छे से समझ सकते हैं। बगीचे को लगातार हमारी देखभाल चाहिए, जबकि एक तालाब वो नेचुरल है, ज्यादा स्टेबल है और बिना किसी इंसानी मदद के खुद को बनाए रखता है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक और बढ़िया उदाहरण है एक्वेरियम। सोचिए, बगीचा तो फिर भी एक खुला सिस्टम है, लेकिन एक्वेरियम तो एक बंद डिब्बे जैसा है। उसे तो लगातार साफ सफाई, ऑक्सीजन पंप और बाहर से खाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मुझे लगता है हमने काफी कुछ सीख लिया है। तो अब हो जाए एक छोटा सा पॉप क्विज, देखते हैं हमें कितना याद रहा। पहला सवाल, इनमें से कौन एक सही फूड चेन बना रहा है? ऑप्शन है ए घास, गेहूं और आम, बी घास, बकरी और इंसान, सी बकरी, गाय और हाथी, या डी घास, मछली और बकरी। सोचिए जरा। सही जवाब है बी, घास को बकरी खाती है और बकरी को इंसान। एनर्जी का फ्लो एकदम सही है। अगला सवाल, बगीचे में मिट्टी और धूप, ये किसके उदाहरण हैं? ए बायोटिक फैक्टर्स, बी एबायोटिक फैक्टर्स, सी प्रोड्यूसर्स, या डी कंज्यूमर्स। ये तो आसान है। सही जवाब है बी एबायोटिक फैक्टर्स, क्योंकि ये दोनों बेजान हैं। और आखिरी मल्टीपल चॉइस सवाल, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर लगभग कितनी एनर्जी जाती है? ए 100%, बी 50%, सी 10% या डी 1%। अगर आपको 10% का नियम याद है तो जवाब है सी 10%। चलिए, अब आखिर में एक सोचने वाला सवाल। मान लीजिए कि बगीचे के सारे पौधे यानी प्रोड्यूसर्स अचानक आधे हो जाएं, तो पूरे फूड वेब पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब हमें ये सिखाता है कि इकोसिस्टम में हर एक हिस्सा कितना जरूरी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगली बार जब किसी बगीचे में जाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ फूल पत्ते नहीं, बल्कि एक पूरी चलती फिरती दुनिया देख रहे हैं।